अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ परीज़ात पार्ट 6। बहरोज़ करीम की आवाज़ सुनते ही मेरे ख्वाबीदा हवास को एक झटका सा लगा, मगर फिर मैं होश की सफाक सरहदों को पार कर गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि ये सरहदें क्यों बनाई जाती है। जावेद अख्तर ने ठीक ही कहा था, सरहदें इंसानों के लिए होती है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। मैं भी एक ऐसा ही बदनसीब इंसान था। पंछी, नदियाँ या पवन का झोंका होता तो जाने कब का इस सफाक दुनिया से परवास कर चुका होता, मगर मेरे पर तो बंधे हुए थे। जितनी बार होश आया मैंने खुद को सफ़ेद पट्टियों में बंधे पाया। फिर न जाने कितने दिन बाद मुझे थोड़ी देर के लिए मुकम्मल होश आया तो मैं एक आरामदाह कमरे में एक नरम बिस्तर पर पड़ा था। एक नर्स मेरे करीब बैठी मुस्तैदी से मेरी दवाओं का चार्ट बना रही थी। मैंने घबरा कर इससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो वो मुस्कुरा के बोली, फिक्र मत करो, तुम महफूज हाथों में हो। तुम्हारे जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं, बस तुम आराम करो। नर्स कमरे से निकल गई और फिर जितनी दफ़ा भी मुझे होश आया मैंने उसी नर्स और चंद मखसूस चेहरों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखा, जो पूरी तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। ये ज़ख्म भी कितने बेवफा होते हैं। मसीहाई का मरहम मिलते ही कैसे अपना मिस्किन हमारा ये जिस्म छोड़ जाते हैं। वही जिस्म जो इन ज़ख्मों की खातिर जाने कैसे कैसे दर्द और अजाब झेलता है, ये उसी को भूल जाते हैं। इनसे अच्छे तो इन ज़ख्मों के दिए दाग होते हैं। उम्र भर साथ तो निभाते हैं। तकरीबन हफ्ता भर बाद मैं उठकर बैठने के काबिल हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र रफ़ीक की थी। जाने वो मेरी तलाश में कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। मेरी देखभाल पर मामूर तबी अमला मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे, या शायद इन्हें वाकई कुछ पता ही नहीं था। और फिर 8वें दिन पहली मर्तबा फ़ेरोज़ ख़ान का चेहरा नज़र आया। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उठ बैठा। ये सब क्या है फ़ेरोज़? मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मालिक कहाँ है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? फ़ेरोज़ ने हस्ब मामूल खामोशी से मेरे सारे सवाल सुने और फिर बहुत इत्मीनान से बोला, सब पता चल जाएगा। वैसे तुम तो वाकई बहुत सख्त जान निकले, वरना मेरा ख्याल था कि तुम जैसा कच्चा लड़का एक झटके में ही टूट जाएगा। मगर ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मैंने हैरत से फ़ेरोज़ की तरफ देखा। क्या मतलब? तो क्या तुम लोगों को खबर थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है और मुझे अगवा करके कहाँ रखा गया? फ़ेरोज़ का चेहरा फिर बेतासुर सा था। उसने जेब से अपनी मखसूस ब्रांड की बीड़ी निकाली और होठों में दाब कर सुलगाई। हाँ, ना सिर्फ जगह का पता था, बल्कि तुम्हें यहाँ उठाकर लाने वाले भी हमारे ही आदमी थे। मेरे दिमाग का तो जैसे फ्यूज़ ही उड़ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मगर क्यों? मेरे साथ ये सब क्यों किया गया? फ़ेरोज़ का लहजा अब भी धीमा और पुरसुकून था। तुमने ही तो मालिक से कहा था कि तुम्हें बहुत पैसा कमाना है। ये पैसा कमाने की पहली कसौटी थी। तुम क्या समझते हो कि हम इतने ही पागल हैं कि एक दिन राह चलते तुम्हें पिस्तल थमाकर करोड़ों रियाल का माल लेने साहिल पर भेज देंगे? पैसा कमाने के लिए सिर्फ कलाई की नहीं, कलेजे की भी ज़रूरत होती है। ये तुम्हारी बर्दाश्त, हौसले और बहादुरी का इम्तिहान था। हम में से जो भी मालिक के ख़ास कारिंदे हैं, उन्हें इसी तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। हाँ, मगर तुम पर मालिक ने कुछ ज़्यादा ही सख्त हाथ रखा। मैं मुंह खोले हैरत से फ़ेरोज़ की बात सुनता रहा। इसने मुझे बताया कि साहिल पर होने वाले ड्रामे से लेकर मेरे फरार की कोशिश तक सब ही पहले से तयशुदा था। मुझे बहरोज़ करीम के ख़ास गिरोह में शामिल करने से पहले उन्हें मेरी वफ़ादारी का हर तरह से इम्तिहान लेना था। फ़ेरोज़ के मुताबिक अगर मैं किसी भी मरहले पर हार कर अपनी ज़बान खोल देता तो उसी लम्हे मुझे इस अज़ियत खाने से निकाल कर पहली फ़्लाइट से डिपोर्ट कर दिया जाता। मुझे फ़रार का मौका भी जानबूझकर दिया गया था, क्योंकि बहरोज़ ये देखना चाहता था कि कहीं मैं दर्द से टूटकर अपनी हिम्मत और हौसले तो नहीं खो बैठता। फ़ेरोज़ ने मुझे ये भी बताया कि ऐसी सारी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी खुद बहरोज़ करीम करता है, क्योंकि उसे अपने इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे ख़ास चुने हुए वफ़ादार का गिरोह चाहिए होता है जो इसके हर इम्तिहान पर पूरा उतरे।
मैंने फ़ेरोज़ से रफ़ीक के बारे में पूछा तो इसने तसल्ली रखने को कहा कि रफ़ीक को इतना ही पता है कि मुझे मालिक ने किसी ज़रूरी काम से अबू धाबी के दफ़्तर में भेज दिया है और इस अरसे में वो लोग मेरी तरफ से रफ़ीक को मेरे घर भेजने के लिए पैसे भी देते रहे हैं। वहीं बैठे बैठे फ़ेरोज़ ने अपने फ़ोन पर मेरी रफ़ीक से बात करवा दी। मेरी आवाज़ सुनकर रफ़ीक खिल सा गया। ओए कहाँ हो यार तुम? ऐसी भी क्या नौकरी, यारों को ही भुला दिया। मेरी आवाज़ भर सी आई, मगर मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं जल्द ही वापस आकर तुमसे मिलूंगा। और फिर फ़ेरोज़ के जाने के बाद मैंने थक कर आँखें मूंद ली। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में इंसान दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ कमा लेता है, मगर सबसे मुश्किल किसी की वफ़ादारी कमाना है कि इसका ताल्लुक़ किसी दूसरे के खुलूस और ईमान से होता है। बहरोज़ करीम की ये एहतियात और परेशानी अपनी जगह बजा थी। सल्तनत बना लेने से कहीं ज़्यादा मुश्किल सल्तनत को कायम रखना होता है। दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह बहुत छोटे और मामूली गद्दारों के हाथों अपनी बादशाहत गंवा चुके हैं, और बहरोज़ करीम मुझे तारीख याद रखने वाला शख्स मालूम होता था। शाम को अचानक बाहर वही हलचल सी मच गई जो बहरोज़ की आमद का खासा और इब्तिदाई पैगाम लेकर आती थी। कुछ ही देर बाद बहरोज़ मेरे कमरे में मौजूद था। फ़ेरोज़ खान भी उसके साथ आया था। मैंने खड़े होने की कोशिश की तो बहरोज़ ने मुझे बैठने का इशारा किया और ख़ुद बिस्तर के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर मुझे बहुत देर तक गौर से देखता रहा। कुछ कहोगे नहीं मुझसे? मेरी वजह से तुम पर ये जुल्म के इतने पहाड़ तोड़े गए, तुम्हारी नस नस में दर्द का जहर भर दिया गया। गुस्सा तो बहुत आया होगा मुझ पर। मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा बराह रास्त बहरोज़ की तरफ देखा। नहीं, आपने वही किया जो दुनिया में किसी की भी वफादारी जांचने के लिए राइज तरीका है। इंसान का जिस्म ही बज़ाहिर इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और मजबूरी होता है। तो अगर आपने भी कमज़ोरी को आजमा कर वफादारी की जांच की तो कैसा गिला शिकवा? बहरोज़ ने दिलचस्पी से पूछा। खूब, गोया वफादारी परखने का कोई और तरीका भी है? मैं भी जानना चाहूँगा। जिस वफादार के लिए इसका जिस्म और दर्द कमज़ोरी हो, उसके लिए बर्दाश्त की जांच ही सबसे आजमूदा तरीका है, मगर जिसे दर्द सहने और अजियत बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है, उसका इम्तिहान क्या होगा? बहरोज़ चुप रहा। मैंने अपनी बात जारी रखी। इस दुनिया में हर इंसान के लिए कुदरत ने एक अलग इम्तिहान रखा है, कहीं दर्द, कहीं दौलत, कहीं हुस्न और कहीं इक़्तिदार। आपने तो अभी सिर्फ मुझे एक ही आजमाइश से गुजारा है, और ये भी हो सकता है कि ये मेरे हिस्से का इम्तिहान ही ना हो। बहरोज़ ने अपने सिगार को बेख्याली में तोड़ा और फ़ेरोज़ खान ने जल्दी से लाइटर से सिगार का शोला दिखाया। तुम ठीक कह रहे हो लड़के, मगर मैं अपने वफादारों को इतना कुछ दे देता हूँ कि उन्हें और किसी चीज़ की हसरत ही नहीं रहती। लेकिन एक बात तुम्हारी दिल को लगती है, वाकई वफादारों की वफा नापने का कोई हतमी पैमाना ईजाद ही नहीं हुआ कभी। इंसान के खून ही में वफा ना हो तो ये सिर्फ दिल बहलावे की आजमाइश है। मुझे तुम्हारी साफगोई पसंद आई और मुझे तुम्हारा यक़्वत बर्दाश्त की भी दाद देनी पड़ेगी। हालांकि देखने में तुम इतने सख्त जान नहीं लगते। बहरहाल अब तुम भी हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हो, मगर याद रहे, जिस दुनिया में तुम कदम रखने जा रहे हो वहाँ से वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। मैं कभी खुद किसी को ये पेशकश नहीं करता, मगर तुम अगर चाहो तो मैं आज भी तुम्हें कुछ देकर वापस तुम्हारे मुल्क रुखसत कर सकता हूँ। मगर एक बार जब तुम हमारे राज और ठिकानों से वाकिफ़ हो गए तो फिर तुम्हारी वापसी कभी भी मुमकिन नहीं होगी। चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन मज़ीद दे सकता हूँ। मैं वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आया था। यहाँ आने से पहले ही मैंने अपने वापसी के सारे रास्ते बंद कर चुका था, और वापसी की फ़िक्र वो करते हैं जिनकी वापसी का कोई मुंतज़िर हो। मेरा कोई आगे है ना पीछे। आप हुक्म करें, मुझे करना क्या होगा? बहरोज़ ने इत्मीनान से मेरी बात सुनी और फिर कांधा थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ। पहले तुम मुकम्मल सेहतियाब हो जाओ, फिर बहुत काम पड़े हैं तुम्हारे करने के लिए। और हाँ, कुछ दिन बाद तुम्हारे दोस्त को यहाँ से किसी बेहतर जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से वापसी के बाद तुम इसके साथ नहीं रहोगे। बहरोज़ करीम कमरे से बाहर निकल गया। फ़ेरोज़ खान कुछ हैरतज़दा सा था। वो एक लम्हे के लिए मेरे पास रुका। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो लड़के। मालिक को मैंने आज तक इतनी बातें किसी से करते नहीं देखा।
जल्दी तंदुरुस्त होकर बाहर आना, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में मज़ा आएगा। फ़ेरोज़ चला गया और इसके ठीक 1 हफ़्ते बाद जब मैं रफ़ीक के फ्लैट पर पहुंचा तो वो अपना सामान बांध रहा था। मुझे देखकर मुझसे लिपट गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे मालिक ने इंचार्ज बनाकर अबू ज़ुबी वाली फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया है, पर तुम फिक्र ना करना। मैंने मालिक से इल्तिजा की है कि वो तुम्हें भी जल्दी तरक्की देकर मेरे पास भिजवा दे। तब तक तुम यहीं मेरे फ्लैट में रहोगे। मैं खामोश रहा। अब मैं इसे क्या बताता कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। मैं रफ़ीक को रुखसत करने एयरपोर्ट तक इसके साथ आया और जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद होने तक बाहर लाउंज में खड़ा रहा। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी मौजूदगी से कहीं ज़्यादा हमें उनकी गैर हाज़िरी महसूस होती है। रफ़ीक के जाने के बाद मैंने इसे ज़्यादा करीब पाया। हम इंसान इतने कोताह नज़र क्यों होते हैं? अपने करीब की चीज़ें, रिश्ते नाते और लोग हमें क्यों नहीं नज़र आते? जबकि इन्हीं जज्बों और रिश्तों की तलाश में हम 7 समंदर पार तक सारी दुनिया छान लेते हैं। मुझे तो वैसे भी 2-4 दिन में बहरोज़ करीम की तरफ से दिए गए नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना था, मगर रफ़ीक के जाने के बाद मुझसे 24 घंटे भी उस फ्लैट में नहीं रहा गया। मैंने फ़ेरोज़ को कहलवा भेजा कि हो सके तो चंद दिन के लिए किसी होटल में मुंतकिल करवा दे। जवाब में फ़ेरोज़ ने शाम तक एक बड़े फर्निश्ड अपार्टमेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी। जहाज़ी साइज़ के इस अपार्टमेंट में ज़रूरत की हर शय पहले से मौजूद थी। हर चीज़ नई, कीमती और चमकती हुई करीने से सजाई गई थी। इतनी बड़ी ख्वाबगाह जिसकी खिड़की समंदर की तरफ खुलती थी, वो भी दबीज़ा ईरानी कालीन, रेशमी पर्दे, फ़ानूस, बड़े बड़े मुसव्वरों की तस्वीरों से सजी दीवारें। 7वीं मंजिल पर बने हुए इस अपार्टमेंट का समंदर की तरफ खुलने वाला टेरिस और वहाँ पड़ी वो बेद की कीमती आराम कुर्सी। पल भर के लिए मुझे अपने घर की छत पर बना वो गोदामनुमा छोटा सा कमरा याद आ गया और मेरी आंखें भीग गई। इस छोटे से डरबेनुमा कमरे से लेकर आलीशान अपार्टमेंट तक के सफ़र मैंने न जाने कि क्या पाया था और क्या खोया। मुझे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि मुझे काम क्या करना होगा, मगर एक बात तो बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी थी कि बहरोज़ करीम के कुछ ऐसे खुफिया धंधे भी हैं जो कानून की नज़र से छुपकर किया जाता है। फ़ेरोज़ से मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि वो लोग दरपर्दा सोने की स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। ये दौलत कमाना भी तो एक खित है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा खब्त और जुनून, वरना बहरोज़ करीम को भला मज़ीद रुपया कमाने की ज़रूरत क्या थी? या शायद ये भी एक नशा है। कुछ लोग खर्च करके इस नशे का सुरूर महसूस करते हैं और कुछ जमा करके। इसी रोज़ मुझे एक और अदराक भी हुआ कि दौलतमंद की दौलत जितनी बढ़ती जाती है, वो उतना ही अपने अंदर से खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगता है, और ठीक इसके बरअक्स फ़कीर का फ़क्र और फाका जितना ज़्यादा बढ़ता है, वो उतना ही बहादुर और लापरवाह होता जाता है। मैं भी जब तक फ़कीर था, मुझे अपनी झलंगार चारपाई पर भी झूलते झूलते नींद आ जाती थी, और आज जब मेरे पास दुबई के सबसे पॉश इलाके में महंगा तरीन अपार्टमेंट मौजूद था, तो मैं अपनी ख्वाबगाह की नर्म सहरी पर सारी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा। अगली सुबह सवेरे ही फ़ेरोज़ खान का पैगाम आ गया कि बहरोज़ कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, और जाने से पहले उसने हम सबको किसी ख़ास मीटिंग के लिए अपने साहिल वाले बंगले पर बुलाया है। दोपहर को ड्राइवर गाड़ी लेकर आया और मुझे और 2-4 मज़ीद अरकान को लिए वो बहरोज़ करीम की शाहाना रिहाइशगाह पर पहुंच गया। मैंने इससे पहले ये जगह नहीं देखी थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। बहरोज़ को सिर्फ कमाना नहीं, खर्च करना भी आता था, और उसने अपनी इस रिहाइशगाह पर जी भर के खर्च किया था। कहते हैं इंसान का ख़ब्त और इसकी रिहाइश का सलीका उसके अंदर के आदमी की नज़ाकत या खुफ्तगी ज़ाहिर करते हैं। बहरोज़ करीम का ये आलीशान महल इस मिसाल की गमाज़ी कर रहा था। अंदर दाखिल होते ही एक जानिब पोर्च में दुनिया की चंद बेहतरीन और महंगी तरीन गाड़ियाँ शेड के नीचे खड़ी थी। शायद बहरोज़ को दुनिया की नायाब तरीन कारें जमा करने का शौक़ था। दाएं जानिब छोटी सी पानी की एक नहर थी, जिस पर
सब्जे पर एक वसी व अरीज गोल्फ कोर्स बनाया गया था। घास के ऊंचे नीचे टीलों के पुष्ट पर जहां वो पत्थर और दरख्तों के झुंड खत्म हुए थे, वहीं टेनिस कोर्ट भी था। मगर गाड़ी हम सबको लिए इन सब अजूबों को पार करती शीशे और लकड़ी की एक खूबसूरत इमारत की तरफ बढ़ती गई, जो शायद बहरूज के बंगले की अनेक्सी थी, क्योंकि असल घर जो किसी बरतानवी दौर के किले से मशाबा था। इसकी सुर्ख और भूरी ईंटों से बनी इमारत तो इन सब से परे दिखाई दे रही थी। हम सब अनेक्सी में दाखिल हुए तो बहरूज और फेरोज खान पहले से वहां मौजूद थे। बहरूज ने मुझ समेत सबका हाल पूछा और फिर हमें बताया कि इसे अचानक एक ज़रूरी काम से चंद दिन के लिए लंदन जाना पड़ रहा है और उसी की वापसी हफ्ता भर में मुतवक्किल है। फिर इसने फेरोज को इस अरसे में सभी अरकान की ड्यूटी के बारे में तफसील बताने की हिदायत की। फेरोज ने सबको मुख्तलिफ अधूरे काम और वो सौदे बताए जो इस अरसे में उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाने थे, मगर मेरे लिए इस तफसील में कोई फ़र्ज़ शामिल नहीं था। बाकी सब रुकन एक एक करके वहाँ से रुखसत होते गए और फिर आखिर में सिर्फ मैं ही खड़ा रह गया। बहरूज करीम ने मुस्कुराकर फेरोज से पूछा, क्यों फेरोज खान, परीज़ाद से तुम्हारी बहुत दोस्ती हो गई है क्या? इसे कोई काम नहीं दिया तुमने? फेरोज खान ने हस्बे मामूल सपाट चेहरे से जवाब दिया, ये अभी नया है मालिक, और इसे कोई पुराना सौदा भी नहीं चुकाना। आप खुद ही इसके लिए कोई काम बता दें। बहरूज ने अपना मखसूस सिगार निकाला और फेरोज ने लाइटर से उसे सिलगाया। हाँ, इसके लिए मेरे पास एक ख़ास काम है। तुम जानते हो परीज़ाद, तुम मेरे ग्रुप के सबसे नए रुकन हो, इसलिए मेरे कारोबारी हरीफों और मेरे दुश्मनों को अब तक तुम पर नज़र भी नहीं पड़ी है। तुम्हारी इस खुसूसियत को मैं इस एक हफ्ते में बरवए कार लाना चाहता हूँ। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। बहरूज ने मुझे बताया कि उसने ये महल अपनी चौथी बीवी के लिए तामीर करवाया है, जो इसकी सबसे ज़्यादा लाडली भी है। इसकी बाकी 2 बेगमात यहीं दुबई में और एक बीवी और छोटा बेटा लंदन में रहते हैं। वो लंदन अपने इसी बेटे का किसी नाम वर तालीमी इदारे में दाखिला करवाने की गर्ज से जा रहा था, लेकिन उसे अपनी इस नई कमसिन दुल्हन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती थी। इसलिए बहरूज ने इस महल में इसकी तफरीह का हर सामान मुहैया कर रखा था। उसके दुश्मनों को अभी बहरूज करीम की इस नई शादी का इल्म नहीं था, ना ही वो करीम की नई नवेली दुल्हन की सूरत से वाकिफ़ थे। मगर बहरूज के बकौल इसकी घरवाली अब घर में बैठे बैठे ऊब चुकी थी, लिहाजा वो अपनी सहेलियों और ख़ानदान से मिलने के लिए बाहर जाने की ज़िद करने लगी थी। बहरूज इसकी मोहब्बत के हाथों इंतहाई मजबूर होने के बावजूद इसे अपने किसी पुराने वफ़ादार या मुहाफ़िज़ के साथ बाहर नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि बहरूज के पुराने वफ़ादारों को पूरा शहर जानता था कि इनके साथ का मतलब ही बहरूज के ख़ानदान की निशानदेही था। लिहाजा बहरूज चाहता था कि इसकी गैर मौजूदगी में अगर इसकी दुल्हन को कहीं जाना हो तो मैं भी ड्राइवर के साथ इनके साथ जाऊं। दूसरी एहतियात मुझे ये भी करनी थी कि बहरूज की दुल्हन को किसी गार्ड की मौजूदगी की उलझन से भी बेखबर रखूं कि इससे इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया के ख़तरात से आगाह करके बहरूज इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ पैदा नहीं करना चाहता था। हाँ, अलबत्ता जिस गाड़ी में मैं, ड्राइवर और बहरूज की वो लाडली घर से निकलेंगे, उसके ताक़ुब में बहरूज के ख़ास वफ़ादार मुहाफ़िज़ों की एक टीम गैर महसूस तौर पर ज़रूर रहेगी। इस दूसरी गाड़ी का सिर्फ मुझे पता होगा। इन कमांडोज से फ़ोन पर मेरा राब्ता रहेगा, ताकि जब कभी कोई ख़तरा मैं महसूस करूँ तो पलक झपकते ही गाड़ी को अपनी हिफाजत के हिसार में ले लिया जाए। पूरी बात कहने के बाद बहरूज ने तस्दीक के लिए मेरी तरफ देखा। सब समझ गए ना? कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, मगर याद रखना लैला सबा मेरी जान है, इससे हल्की सी खरोच भी आई तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है परीज़ाद। मैंने सर हिलाया। नहीं मालिक, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, कोई गलती नहीं होगी। बहरूज मुस्कुराया। शाबाश, तुम जाहिर नहीं करते मगर काफ़ी ज़हीन हो। मैं चुप रहा, मगर न जाने क्यों मुझे इस सारी कहानी में कोई एक चीज़ बार बार उलझा रही थी, जैसे बहरूज ने सब कुछ बताते हुए भी कुछ बहुत ख़ास छुपा लिया हो, जैसे कोई बड़ा
कोई बहुत बड़ा राज मेरे आसपास भटक कर मेरे कान में कोई सरगोशी करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, पर बता ना पा रहा हो। कुछ देर में एक मुलाजिम ने आकर बताया कि लैला सबा जाग चुकी है और करीम को पूछ रही है। बहरोज करीम ने उठते हुए मुझे भी अपने पीछे आने का इशारा किया। तुम भी वहीं आ जाओ, मैं तुम्हारा तारुफ भी लैला से करवा देता हूँ। मैं बहरोज करीम और फेरोज के नक्शे कदम पर चलता हुआ इस महल के हॉल नुमा लाउंज में दाखिल हुआ तो एक जानिब रखे नफीस और खूबसूरत सफ़ेद रंग के पियानो को देखकर मेरे कदम ठिठक से गए। मुझे याद आया कि बचपन में मैं भी तो एक पियानिस्ट बनना चाहता था और आज कुदरत ने पियानो दिखाया भी तो कहाँ। इतने में ऊपर की मंजिल की तरफ से नीचे आती लड़की लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के नाजुक कदमों की आवाज़ गूंजी। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। आने वाली नज़ाकत से पाँव धरते नीचे उतरी तो बहरोज ने मुझसे कहा, इनसे मिलो परीजाद, ये है मेरी बेगम, इस घर की मालकिन लैला सबा। मैंने झिझकते हुए नज़र उठाई और मुझ पर जैसे एक पल के लिए बिजली सी गिर गई। मैंने लैला सबा को देखा तो चंद लम्हों के लिए तो जैसे पत्थर का हो गया था। बहरोज करीम को खुदा ने सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं नवाजा था, लैला सबा की सूरत हुस्न की एक अनमोल नेमत से भी अता की थी। लैला हुस्न नज़ाकत का एक मुकम्मल इम्तिजाज थी। मगरिबी लिबास में मलबूस सियाह फ्लिपर के ऊपर मैरून शर्ट और गले में सियाह स्कार्फ, खुले बाल और बड़ी बड़ी सियाह आँखों में नींद का खुमार। बहरोज करीम की फ़िक्र अपनी जगह बिल्कुल बजा थी। इस गुले रुख की हिफाजत के लिए सारे दुबई को भी मामूर कर दिया जाता तो भी कम था। करीम ने लैला से मेरा तारुफ करवाया, इससे मिलो, ये परीजात है, मेरा नया असिस्टेंट। मैंने चौंक कर बहरोज की तरफ देखा। वो लैला से उर्दू में बात कर रहा था। लैला ने नखवत से मेरी तरफ देखा और अंग्रेज़ी में बहरोज से कहा, ओ कम ऑन आगा, आपकी पसंद को क्या होता जा रहा है। बहरोज ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और अंग्रेज़ी ही में मुझे लाउंज के साथ मलहक दूसरे कमरे में इंतज़ार करने को कहा। शायद वो लैला को ये जताना चाह रहा था कि मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ। मैं चुपचाप वहाँ से निकल आया, मगर लैला और करीम की ऊंची आवाज़ में बहस मेरे कानों तक पहुँचती जा रही थी। ख़ास तौर पर जब करीम ने लैला को ये बताया कि अब मैं घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा लैला के साथ रहूँगा, तो लैला की आवाज़ मज़ीद ऊंची हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं आगा? अब ये शख्स मेरा साया बना रहेगा? आप ये तो सोचे कि जब ये मेरे साथ चलेगा तो मेरा कितना मजाक बनेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं घर ही में रहूं, बाहर ही ना निकलूं। बहरोज करीम ने अपने मखसूस ठंडे लहजे में बीवी को समझाया कि मेरा इसके साथ बाहर जाना क्यों नागुज़ैर है और ये कि वो ये सब कुछ लैला की मोहब्बत में कर रहा है, वरना वो परदेश जाकर भी लैला की तरफ से परेशानी में मुब्तला रहेगा। बहरहाल एक लंबी बहस व तकरार के बाद आखिरकार वो लैला के मामले की नज़ाकत समझाने में कामयाब हो गया। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत का जंग कितना ताकतवर होता है कि बहरोज करीम जैसे फौलाद को भी भरभरी मिट्टी में तब्दील कर सकता है। मुझे नया हुक्म ये मिला कि मैं अपना ज़रूरी सामान लेकर अनेक्सी मुंतकिल हो जाऊँ, ताकि अगर कभी लैला को अचानक बाहर जाना हो तो उसे मेरा इंतज़ार न करना पड़े। मगर मेरी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। बज़ाहिर ये सीधा साधा नज़र आने वाला मामला मुझे बहुत टेढ़ा दिखाई दे रहा था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सिर्फ लैला की हिफाजत से कहीं बढ़कर है। और फिर मेरे इस खदशे की तस्दीक भी जल्द ही हो गई जब एयरपोर्ट रवानगी से कबल बहरोज ने मुझे बुलाकर सख्ती से ताकीद की कि घर से बाहर मुझे हर लम्हा लैला के साथ रहना होगा और रोज़ाना की रिपोर्ट देनी होगी। बहरोज के लंदन जाने से पहले मैं अनेक्सी में मुंतकिल हो चुका था। फेरोज़ ने लैला के उर्दू बोलने का मैमा भी हल कर दिया कि दरअसल लैला तुर्की से ताल्लुक़ रखती है और बहरोज ने उसे वहीं इस्तांबुल के एक मेले में देखा और फिर उस पर अपना दिल हार बैठा। लैला ने बहरोज की मोहब्बत में उर्दू सीखी, अब वो टूटी फूटी उर्दू बोल भी लेती है। ये इनकी शादी का दूसरा साल था, मगर मैं बदकिस्मती से पहले रोज़ ही लैला सबा की नज़रों में एक नापसंदीदा शख्स करार पा चुका था, क्योंकि इससे बहरोज की लगाए हुए पहरे से शदीद चिढ़ हो गई थी और उसकी झंझलाहट का सारा नज़ला मुझी पर गिरना था। लेकिन अगर बहरोज ये हुक्म ना भी देता तब भी लैला जैसी माहरूख के मुझ जैसे बदसूरत शख्स से नफ़रत लाजमी थी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उस शख्स की हम सफ़री की शर्त भी लाजमी करार दे दी गई हो। जब मैं
मैं अनेक्सी में अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा बहुत देर तक सामने दीवार में लगे बड़े से आईने को देखता रहा। मुझे आईने पसंद नहीं थे, मगर हर घर में हर दीवार पर लगे ये शीशे हर पल मेरा रास्ता काटते रहते थे। और घर ही पर क्या, मुनहसिर बाहर गली में, सड़कों पर, गाड़ियों में, इमारतों के अंदर, हर तरफ मेरे ये दुश्मन मेरी ताक में घात लगाए बैठे रहते थे। मैं कहाँ कहाँ इनसे बच पाता। सारे शहर में जा बजा ये मेरा मुंह चिढ़ाने और मजाक उड़ाने के लिए खड़े मिलते। मैंने सोच लिया था कि अगर ज़िंदगी में कभी मुझे अपना घर बनाने का मौका मिला तो इसमें किसी आईने की जगह नहीं होगी। कोई गोशा तो इस दुनिया में ऐसा हो जहां मैं बिना किसी खौफ और झिझक सिर्फ अपने साथ रह सकूं। अगले रोज़ दोपहर 3 बजे के करीब मुझे घर के मुलाजिम ने आकर हुक्म सुनाया कि मालकिन बाहर जाना चाहती है और ड्राइवर बाहर पोर्च में मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो लैला सबा गुस्से से भरी खड़ी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? क्या अब मुझे तुम्हारी तैयारी का इंतज़ार भी करना पड़ेगा? मैंने उसे बताया कि मुझे मुलाजिम ने सिर्फ 3 मिनट पहले रवानगी का बताया है और मैं जिस हालत में बैठा था वैसे ही चला आया हूँ। मगर लैला ने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और झिड़क दिया। अच्छा ठीक है, अब गाड़ी में बैठो। मैं किसी फजूल बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं चुपचाप ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया और लैला ने अरबी में ड्राइवर से कहीं चलने को कहा। गाड़ी दुबई की बारौनक सड़कों से गुजरती हुई एक जदीद तर्ज की कॉलोनी में दाखिल हो गई, जहां ऊंचे ऊंचे पुरतईश अपार्टमेंट्स की बहुत सी कतारें थी। हमारी गाड़ी जय सीरीज़ के अपार्टमेंट की कतार के सामने आकर रुक गई। लैला नीचे उतरी तो मैं भी नीचे उतर आया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम कहाँ उतर आए? यही नीचे मेरा इंतज़ार करो, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया। मुझे आपको अकेला ना छोड़ने का हुक्म है। मैं आपकी सहेली के अपार्टमेंट तक साथ चलूँगा। लैला मेरी बात सुनते ही आपे से बाहर हो गई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की? अपनी औकात में रहो, वरना इस बार मुझे अपना लहजा सख्त करना पड़ा। माफ़ी चाहूँगा, मगर ये मालिक का हुक्म है। हमारे ताक़ुब में आने वाले गार्ड्स की गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी हो चुकी थी और मुझे इनकी बेचैनी से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्हें हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना कुछ परेशान कर रहा है। लैला गुस्से से दांत पीसती, पैर पटकती अंदर लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। 15वीं मंजिल पर लैला की दोस्त का अपार्टमेंट था। उसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो दोनों सहेलियां यूं मिली जैसे बरसों बाद मुलाकात हुई हो। लैला अंदर चली गई और मैं बाहर राहदारी में एक जानिब दीवार के साथ लगे लोहे की एक बेंच पर बैठ गया। तकरीबन 2 घंटे बाद वो दोनों बाहर निकली। लैला ने करीबी शहर की मार्केट से कुछ खरीदारी की और हम उसकी सहेली को अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर वापस घर चले आए। लैला ने गाड़ी से उतरते ही चीखकर फ़ेरोज़ खान को हाजिर होने का हुक्म दिया और गुस्से में भरी अंदर चली गई। मैं अनेक्सी में आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद फ़ेरोज़ खान भी वहाँ नाजिल हुआ। तुम्हारी मालकिन से कोई बहस हुई थी आज? हाँ, वो अकेले जाने की ज़िद कर रही थी। मैंने सिर्फ मालिक के हुक्म की तामील की। फ़ेरोज़ ने एक लंबी सांस भरी। आइंदा ऐसी नौबत ना आए तो बेहतर है, लेकिन लैला मालकिन मालिक की बहुत चहीती है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। यूँ समझ लो कि तुम एक 2-धारी तलवार पर चल रहे हो और तुम्हें दोनों जानिब ही अपना वज़न बराबर रखना है, वरना कट के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओगे। फ़ेरोज़ जाते जाते मुझे एक नई उलझन में मुब्तला कर गया था। अगर मैं बहरोज़ करीम का हुक्म मानता तो लैला की नाराज़ी यकीनी थी, और अगर लैला की हिदायत पर अमल करते हुए उससे दूर रहता और मुकम्मल निगरानी ना करता तो बहरोज़ की हुक्म अदौली होती और दोनों सूरतों में सज़ा मेरा ही मुकद्दर थी। अब इसके आगे क्या होगा, वो लैला की हिफाजत कैसे कर पाएगा और बहरोज़ करीम की हुक्म की तामीर कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं इस स्टोरी की अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।